दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे गुड थॉट्स इफेक्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी को ऐसे 8 सवाल और ऐसे उनके जवाब देंगे जो आपका दिमाग भी हिला देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप यूजर्स के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना, ताकि आप सभी को इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग खबरें मिलती रहे जो आपका माइंड एंसर कर सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपको एक आठ सवाल जो कि आपके दिमाग को घुमा सकते हैं और हिला दे सकते हैं। तो बन रहिएगा इन सवालों के पास और इस वीडियो के पास। जब से दुनिया में अदालतें बनी हैं तब से कोर्ट में निपटाने के लिए ऐसे मामले सामने आते रहे हैं कि आम लोगों द्वारा यह तय करना मुश्किल हो गया क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में कोर्ट की मदद से ली गई और अदालतों ने भी ऐसे फैसले सुनाए कि लोगों में आश्चर्य की सीमा न रही। इसलिए जब आपके दोस्तों और आपके बीच विवाद की स्थिति बने तो आप कोर्ट को सोते से जगाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ सही जवाब मिल जाए। आपको यह भी संतोष होगा कि कोर्ट का फैसला पूरी तरह कानून सहमत है और पूरी तरह से वास्तविक भी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जिसमें यह तय करना था कि टाइमर फल मतलब कि टमाटर फल है या सब्जी। चलिए जानते हैं टमाटर फल है या सब्जी। इस मामले में वनस्पति विज्ञानियों का कहना था कि टमाटर एक फल है क्योंकि यह अन्य फलों की तरह से पौधे के बीच रखता है। यह पौधों के फूलों के गमाट से ऐसे निकलता है और इस कारण ये फल है। लेकिन यह तर्क अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की समझ में नहीं आया। न्यूयॉर्क के निष्क बनाम हैंडल के मामले में कोर्ट को यह तय करना था। शहर का एक सब्जी विक्रेता जॉन फिनिक्स का तर्क था कि उसके टमाटरों पर सब्जी के तौर पर लगने वाले कर नहीं लग सकते क्योंकि टमाटर फल है सब्जी नहीं। लेकिन सरकार को निकस का यह तर्क ठीक नहीं लगा और कोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि तकनीकी रूप से टमाटर एक फल है लेकिन फिर भी इस पर टैक्स लगेगा क्योंकि ज़्यादातर लोग सब्जी ही मानते हैं। इसलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि टमाटर एक सब्जी है फल नहीं। इसलिए नेक्स्ट को सब्जी पर लगने वाला टैक्स चुकाना चाहिए। क्या बुधा घर वास्तविक है? वर्ष 1989 में सेफ्री स्टोवोस्की ने न्यूयॉर्क में एक हेलन ओकली से एक घर खरीदा, लेकिन बाद में वह जानकर हैरान रह गया कि हेलन ने अपने पिछले 12 वर्षों में के दौरान लोगों को यह बताने में बिताए कि उसका घर बुधा है। लेकिन हेलन ने अपने घर के बारे में रीडर्स डाइजेस्ट में लिखा और एक स्थानीय समाचार पत्र ने हेलन के भूत प्रेत की कहानियां छापी। हेलन का कहना था कि भूत उसके घर में तमाम तरह के उपहार जोड़ सकते जाते हैं और जब उसकी बेटी को स्कूल के लिए जगाना होता था तो प्रेत लड़की के बिस्तर को हिला देते थे। तब हालांकि लोगों भूत प्रेत की इन कहानियों पर विश्वास करते थे, लेकिन इसी बात को आधार बनाकर स्टोवोस्की ने मुकदमा दायर कर दिया कि हेलन को यह बात मकान की खरीदी से पहले उसी बतानी चाहिए थी। उसका कहना था कि इसके चलते हेलन को मकान की शायद ज़्यादा रकम मिली, लेकिन हेलन का तर्क था कि उसकी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी और मकान बहुत पुराना था और भूत प्रेत वास्तव में होते ही नहीं हैं। अकली के जवाब ने मामले को कोर्ट को जल्दी फैसला लेने का विषय का कर दिया। तब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिहाज से घर पूरी तरह से भुतहा था। इसका एक अर्थ यह भी है कि कोर्ट ने मान लिया कि भूत प्रेत भी होते हैं। क्या बोलने वाले किसी जानवर की गवाही कोर्ट में मान्य है? चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। कोर्ट में एक मामला आया कि जज को यह तय करना था कि लोग सही है या झाड़ फूक करने वाले। वर्ष 1993 में गैरी जोसेफ
क्रॉफ्ट की हत्या के मामले में बचाव पक्ष के वकील ने पीड़ित के अफ्रीकी ग्रे तोते मैक्स की गवाही को मान्य करने का अनुरोध किया। पांचवा पक्ष का कहना था कि हत्या के समय मैक्स घटना स्थल पर मौजूद था और बाद में उसने किसी को चिल्लाने सुना था, मतलब कि चिल्लाते सुना था, रिचर्ड नो नो नो। लेकिन आरोपित का नाम रिचर्ड नहीं था, इसलिए उनका दावा था कि उसने हत्या नहीं की। हालांकि कानून की किताबों कहीं नहीं लिखा कि गवाह कोई आदमी ही होना चाहिए, लेकिन जज का कहना था कि मैक्स की गवाही को गवाह के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोलने वाले पशु पक्षी गवाह नहीं हो सकते, क्योंकि असली जिंदगी कोई कार्टून नहीं है। एक प्रिंगल क्या है चलिए जानते हैं। ब्रिटेन में कुछ विशेष स्कैन फूड्स जैसे क्रिस्प या अमेरिका में पोटैटो चिप्स पर वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है। इसलिए प्रिंगल्स की निर्माताओं प्रोडक्टर एड कैम्बल्स का तर्क था कि उनका उत्पाद तो बिल्कुल भी क्रिस्प नहीं है। उनका कहना था कि उनका उत्पाद 50% आलू से भी कम में बनाया जाता है, इसलिए प्रिंगल्स पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। उनका यह भी दावा था कि वे क्रिस्प से कम और ज़्यादातर बिस्किट, जिन्हें अमेरिका में कुकीज़ कहा जाता है, जैसे हैं, लेकिन ब्रिटेन के रेवेन्यू एंड कस्टम्स ने प्रोडक्टर एड कैम्बल्स के तर्कों को अनसुना कर दिया और कहा कि आलू की बजाय आलू की फिल्टर से बनाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि कंपनी को टैक्स चुकाने से छूट मिल जाए। चलिए जानते हैं आगे। लेकिन 2008 में प्रोडक्टर एंड कैम्बल्स के पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और यह भी बताया कि प्रिंगल क्या है, और सरकार ने कोर्ट ऑफ अपील्स में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी और अंत में प्रोडक्टर एंड कैम्बल्स को टैक्स चुकाना पड़ा। कोर्ट का फैसला यह था कि प्रिंगल्स स्वादिष्ट होती हैं और इतने कि इन पर टैक्स लगाया जाए। अपराध से हासिल कमाई भी कर योग्य है। यूजीन जेम्स एक लेबर यूनियन का कर्मचारी था जिसने गबन करके 7,38,000 कमाए थे। आमतौर पर अपराधी ऐसे ही कमाई करते हैं, लेकिन उसने इस रकम को कर योग्य नहीं बताया। ब्रिटेन की रेवेन्यू सर्विस को इस बात से कोई लेना देना नहीं था आपने कमाई कैसे की है और अपना चोरी की है या आपने चोरी की है या डॉक्टर डाला है। जेम्स पर कर चोरी का मुकदमा चला और उसने बचाव में तर्क दिया कि अपराधों से कई कमाई पर आयकर नहीं लगता है, जबकि अमेरिका में लोन के दौरान जिस पैसे को अंत किसी को चुकाना होता है उसे कर योग्य नहीं माना जाता है। जेम्स का कहना था कि चूंकि उसने पैसे चोरी किए थे और उसे यह राशि सरकार को वापस करनी थी, इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन टैक्स कर्मचारी इस तर्क से प्रभावित नहीं हुए कि केवल कानूनी तरीकों कमाए गए पैसों पर ही टैक्स लगता है। अंत मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि अपराधित आय भी आय ही है, इसलिए जेम्स को चोरी के पैसों पर भी कर चुकाना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि पैसे भले ही चोरी से हासिल किए हो, लेकिन टैक्स आपको ईमानदारी से चुकाना चाहिए। 3 सवालों के जवाब जाने अगले पेज पर, अगले वीडियो में। आसमान का मालिक कौन है? वर्ष 1946 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जो कि अमेरिकी सरकार बनाम कॉस्बी का था। आमतौर पर एक विचार को मान्यता थी कि अगर आप ज़मीन के मालिक हैं तो ज़मीन के ऊपर की प्रत्येक चीज़ आपकी है। इसी कानून के आधार पर कॉस्बी ने अमेरिकी सरकार पर एक मुकदमा दायर किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना एक ऐसी हवाई पट्टी का उपयोग करती थी जो कि चिकन फार्म से मील से कम दूरी पर थी। कभी कभी विमान इतने नीचे उठते थे कि डर के मारे चिकन्स आत्महत्या भी करने लगे। कॉस्बी ने एंड केवलम कानून का हवाला किया, कानून के हवाले किया और कहा कि उसमें फार्म के ऊपर का आसमान उसका है।
इसलिए उसे चिकनस की मौत की क्षतिपूर्ति थी जाए। लेकिन सरकार को कहना था कि 1926 के एयर कॉमर्स एक्ट के अनुसार समूचे एयरस्पेस को वही मालिक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समझौते जैसा फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना था कि आपकी जमीन के ऊपर का आसमान आपका है, लेकिन यह एरिफेक्स मतलब कि एरियस्पेस केवल इसकी निचली ऊंचाई का भाग है और समूचा आसमान तो निश्चित तौर पर किसी का नहीं है। गोल्फ क्या है? खेलों के नियम को लेकर लोग अक्सर ही विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन क्या आपका विवाद इतना बढ़ जाता है कि मामला कोर्ट तक चला जाए? और इतना तो पक्का है कि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं। लेकिन आप इस खबर को पढ़ने के बाद और वीडियो देखने के बाद विचार बदलने को मजबूर हो जाएंगे। केसी मार्टिन का गोल्फर थे जो कि विजय प्रोडक्शन गोल्फ प्रतियोगिता में भाग लेने का इरादा रखते थे, लेकिन चिकित्सा संबंधी स्थिति के चलते वे चलने फिरने से लाचार थे। इसलिए उन्होंने पीजीए टूर कमेटी से कहा कि वे प्रतियोगिता के दौरान होल्स तक पहुंचने के लिए गोल्फ कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि करने की इजाज़त चाहते थे। इजाज़त है, लेकिन खेल आयोजकों का कहना था कि होल्स के बीच चलना खेल का अभी हिस्सा है और उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खेल आयोजकों के इस फैसले से नाराज मार्टिन उन पर मुकदमा शुरू करवा दिया और दावा किया कि पीजीए टूर आयोजकों को अमेरिका के विकलांगता कानूनों को ध्यान में रखते हुए उन्हें इसकी अनुमति देनी चाहिए। जब दोनों पक्षों के तर्क वितर्कों से मामला नहीं सुलझा तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने खेल आयोजक के तर्क का गलत बताया और कहा कि गोल्फ कोर्ट का इस्तेमाल किसी भी प्रकार धोखाधड़ी है। अंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मार्टिन को कोर्ट का प्रयोग करने के लिए इजाज़त दे दी गई है। वे प्रतियोगिता के अगले दौर के लिए गवाली फाइल नहीं कर पाए। कोर्ट का फैसला था कि गोल्फ को मुकाबले में पैदल चलना खेल का हिस्सा नहीं है। क्या एक्स-मैन मनुष्य है? वर्ष 2000 के शुरुआत में एक्स-मैन नामक एक्शन हीरोज के निर्माता मार्वल कॉमिक्स की शाखा टॉय विज अपने आयातित खिलौनों पर चुकाई जाने वाली टैक्स की दरों को काम करवाने के तरीके खोज रही थी, जबकि उन्हें मनुष्य जैसे दिखने वाले खिलौने के अन्य आयातकों की तरह से टैक्स चुकाना पड़ रहा था। उन्हें भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा था जितना कि डॉल्स के आयातकों को। पर उन्हें पता चला कि जो खिलौने गैर मानवों जैसे प्राणी तरह दिखते हैं उन पर टैक्स की दर कुछ कम है। इस कारण से डॉयविज ने इंटरनेशनल ट्रेंड के अमेरिकी कोर्ट में कहा कि अपने खिलौने एक्स-मैन और द एवेंजर्स मनुष्य नहीं हैं, इसलिए उन पर कम टैक्स लगाया जाए। इसलिए टॉय विज के 7 से ज़्यादा खिलौनों की समीक्षा करने या फिर उनसे खेलने के बाद कोर्ट ये खिलौने गैर मनुष्यों के शक्ल वाले खिलौने हैं। जब टॉय विज और मार्वल कंपनी को कोर्ट में अपनी जीत का राज्य मना रहे थे, कंपनी को आलोचकों के एक और वर्ग से सामना करना पड़ा। ये लोग मार्वल्स के प्रशंसक थे। विदित हो कि वर्षों तक मार्वल की कहानियां ने लोगों को समझाया था कि एक्स-मैन की तरह की म्यूटेटर्स को अन्य लोगों की तरह ही मनुष्य समझा जाए। प्रशंसकों को यह बात नागवार लगी कि मार्वल अपने उत्पादों को कानूनी तौर पर गैर जुमेन मनुष्य घोषित करने को कहें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि म्यूटेंट्स और एक्स-मैन व अन्य पात्र गैर जुमेन्स नहीं हैं और कंपनी को इस फैसले के अनुरूप ही टैक्स देना होगा। तो दोस्तों ये था कुछ फैक्ट आप सभी मैंने बता दिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के। तो बस कैसा लगा आज का वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही आपका जीवन है, ऐसा ही आपका रहस्य है। 8 सवाल और उनके जवाब आपको दिमाग भी हिला देंगे।
तो मैंने आप सभी को बता दिया, दिमाग हिला दिया होगा आप सभी का। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट